हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में हमने मोल को डिफाइन किया था। मोल में कितने नंबर होते हैं ये हमने बता दिया था, और उसमें बात किया था हमने एटॉमिक मास यूनिट का। वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था वहाँ, ठीक है। लेकिन कल के लेक्चर में भी हमने ये नहीं बताया था कि मोल का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। और अगर आपको ये याद हो तो लेक्चर नंबर 1 के लास्ट में हमने एक होमवर्क दिया था, ठीक है। ये होमवर्क में हमने पूछा था कि एक मोल H2 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितने हाइड्रोजन एटम होंगे और कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो जिसको समझ में आ गया होगा उसको इसका आंसर भी आ गया होगा। ये कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। जिसको नहीं आया होगा उसके लिए हम फटाफट एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये इसका आंसर पहले क्या आएगा और क्यों आएगा, ठीक है। जो भी इसका आंसर आए, पहले सबसे पहली बात है कि हम इसको सोचेंगे कैसे कि कितना आंसर आएगा, ठीक है। अभी हम आंसर नहीं लिख रहे हैं, आंसर आपको सोचना है, हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए, एक मोल H2 मॉलिक्यूल है तो 1 मोल H2 है। हमने कल बताया था कि मोल इज सिमिलर टू डजन। तो आपको यह सोचना है कि ये मोल का नहीं, हम डजन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर ये एक मोल की जगह 1 डजन होता तो इसका आंसर क्या आता। ये 1 डजन H2 मॉलिक्यूल होता तो एक डजन में कितने H2 होते हैं, 12। तो यहां लिखा रहता 12 H2 मॉलिक्यूल। तो H2 को अगर हम सेपरेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन एटम हो जाएगा। तो एक H2 से कितने हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, कितने हाइड्रोजन आएगा एक H2 में, 2 हाइड्रोजन एटम। तो एक H2 से 2 हाइड्रोजन एटम आएगा तो इतना H2 से कितने हाइड्रोजन, इसका डबल। सिंपल है, ठीक है। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आपको हम एक्सप्लेन करें। यहां ये है H2, H2 ऐसे होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। तो कितने H2 है, 1 मोल। अभी हम मान लेते हैं 2 H2 है, या मान लो चलो 3 H2 है, 3 H2 है। तो अगर इसको हम सेपरेट किए तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, ये यहां से आएगा 2 हाइड्रोजन, यहां से भी आएगा 2 हाइड्रोजन, यहां से आएगा भी 2 हाइड्रोजन। देख लो, तो 3 हाइड्रोजन से आया कितने, 3 H2 से आया कितने, 6 हाइड्रोजन एटम। तो अगर ये 1 डजन होता, ये होता आपको 1 डजन, तो 1 डजन मतलब कितने, 12। तो अगर ये 1 डजन होता, ये हम मान लेते हैं कि मान लो 1 डजन H2 है तो कितने H2 होंगे, 12 H2, राइट। ये 12 है मान लो। तो इसमें से अगर हम हाइड्रोजन एटम को सेपरेट कर देते सब में तो कितने हाइड्रोजन एटम आते हैं, इसका डबल, 24। तो ये जो नंबर आएगा ये आएगा कितना, 24 हाइड्रोजन एटम, राइट। अब ये 24 आया कैसे, ये 24 कैसे आया, ये कितने टोटल है, 12 H2। तो इसको सेपरेट होने के बाद डबल होगा तो 24 आ गया। मतलब 24 हाइड्रोजन एटम, मतलब 12 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। जैसे ये मान लो आप, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है। तो ये मार्कर अगर पेयर में है, ये H2 जैसा है, ठीक है, ये पेयर में है, ये भी पेयर में है, ऐसे ऐसे टोटल अभी तो 2 है मार्कर। अगर हम इसको सेपरेट करें सबको, अभी ये पेयर में है तो ये 2 पेयर है मार्कर का। अगर हम इसको सेपरेट कर दें सबको तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएगा 4, ठीक है। ऐसा ही अगर ये 12 पेयर होता, मतलब 1 डजन होता, तो 1 डजन में 12 पेयर मार्कर होता, तो इसको सेपरेट होने के बाद टोटल कितने हो जाते हैं, 24, मतलब इसका डबल। तो ऐसे ही अगर 1 मोल होता ये मार्कर तो इसका मतलब कितने, 6.02 इंटू 10⁻23 ये पेयर में मार्कर होता। तो अगर हम सबको सेपरेट कर देते सिंगल सिंगल तो कितने हो जाते, उसके डबल, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, मतलब 2Na, ठीक है। अब कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, ये क्वेश्चन है।
दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। तो ये था नंबर पूछ रहा था आपको कि कितने मार्कर हैं, तो टोटल कितना आया, अगर एक डजन था तो 24, जैसे यहां आया एक डजन है तो 24 हाइड्रोजन एटम। लेकिन क्वेश्चन ऐसा है, इस बार डजन नहीं पूछ, इस बार टोटल नंबर नहीं पूछ रहा है, इस बार पूछ रहा है कि कितने डजन हाइड्रोजन एटम, ऐसा क्वेश्चन। तो अगर एक डजन H2 है तो इसमें से कितने डजन H2 हाइड्रोजन एटम निकलेंगे बाहर, इसका डबल, 2 हाइड्रोजन एटम। क्लियर? तो ये जो आएगा इसका आंसर आएगा ओनली 2। ये दोनों में डिफरेंस है। जैसे यहां अगर ये मार्कर पेयर में अगर मान लीजिए 3 पेयर होता तो इसको सेपरेट करने के बाद कितने आता, सबको अलग अलग करते तो 6 आता डबल नंबर में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये 1 डजन होता, 1 डजन होता टोटल, अभी आप एज्यूम कर लो कि ये 1 डजन है, मतलब 12 पेयर है, तो सब सेपरेट करने के बाद ये कितने डजन अब आते हैं, इसका डबल, 2 डजन। ठीक है, तो यहां भी वैसा ही क्वेश्चन है सेम, कि एक मोल से H2 से में कितने मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, उसका डबल 2। ठीक है, 1 मोल था ये, तो अभी हो जाएगा ये 2 मोल। लेकिन अगर नंबर पूछे कि उसमें, जैसे ये सेपरेट होने के बाद पहले 1 डजन था तो अब 2 डजन आएगा, 2 डजन आएगा टोटल मार्कर, लेकिन 2 डजन में कितने नंबर होंगे, 24। ठीक है, तो ये नंबर है और ये मोल है, मतलब डजन है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे अब। उससे पहले आप इसको, जिसको नहीं समझ में आएगा वो इसको राइट डाउन करो, क्योंकि अभी तो आपको बहुत ही बेसिक लगेगा, आगे जब हम डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे तब आपको ये सब चीज याद आएगा कि ये बहुत ही सिंपल तरीका है क्वेश्चन सोल्व करने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, अब आते हम लोग मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम पर। कल हमने 1 मोल हाइड्रोजन एटम का या किसी भी एटम का मास नहीं निकाला था। आज हम पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूला के बारे में, मोल के कुछ फॉर्मूला देखेंगे, और वो मोल फॉर्मूला कैसे आता है। अगर आपको पहले से याद है तो अच्छी बात है, नहीं भी याद है तो इस क्लास के बाद आपको अपने आप ही याद रहेगा, क्योंकि हम वो फॉर्मूला कैसे आता है उसको हम सिंगल ऑर्डर में डेराइव करके लाएंगे। मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम कितना होगा, सोचो। एक हाइड्रोजन एटम का मास था 1 क्या, 1 ग्राम नहीं, 1 AMU। तो ये था 1 AMU। इसी को हम लोग लिखते थे कितना, 1.67 इंटू 10⁻⁻² ग्राम, या केजी में -27। ये था एक हाइड्रोजन एटम का, सिंगल हाइड्रोजन एटम का। अगर हम 2 हाइड्रोजन एटम की बात करें तो ये हो जाएगा 2 AMU। ये तो बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही अगर हम 1 डजन हाइड्रोजन एटम की बात करें तो कितना होगा, जल्दी बोलो कितना, 1 डजन हाइड्रोजन एटम होगा 12 AMU, राइट। अब जो 1 डजन का आएगा 12 AMU। अब ऐसे ही अगर हम 1 मोल हाइड्रोजन का पूछे तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम अगर पूछे कितना आएगा, ये आएगा, 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.02 इंटू 10⁻23, इतना AMU, राइट, इतना AMU आएगा। तो इतना AMU आया, इसका मतलब कितने ग्राम होंगे, तो हमको पता है 1 AMU जो यूनिट था उसका मास था 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इतना AMU का मास कितना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, अब इसका वैल्यू कितना आएगा। अब आप सोच रहे होंगे अरे इतना बड़ा है
इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लगेगा आपको। इसमें 1 मिनट भी टाइम नहीं, 1 मिनट क्या 10 सेकेंड भी टाइम नहीं लगेगा। आप क्या करो, इस दोनों को मल्टीप्लाई जो कर रहे हो कितना वैल्यू आएगा याद करो। पिछले लेक्चर में हमने बताया था ये नंबर एवोगाड्रो नंबर आता कहां से था, तो आपने देखा होगा 12/12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 से, यही इसी से आया था। ठीक है, ये डिफाइन किया था हमने मोल को कि एक मोल में कितने नंबर होते हैं। तो ये था 12 किसका, कार्बन का मास, और ये था 12 ग्राम हमने लिया था कार्बन, और ये था 1 कार्बन का मास। तो ये नंबर आया था कितना 6.02 इंटू 10⁻23। ये लेक्चर नंबर 1 में हमने एक मोल में इतने नंबर होते हैं इसको प्रूफ किए थे। ठीक है, ये तो डिफिनेशन था बट ये नंबर हमने प्रूफ किया था। ये कैसे आएगा देखो, अब 12 कैंसिल होगा, तो इसका मतलब 1 बाय दिस इक्वल टू दिस। तो यहां पर क्या है, ये इंटू ये 1 बाय 1.6, अब ये 1.67 इंटू 10⁻⁻24 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ही तो है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 1 ही ना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आएगा 1 ग्राम। ठीक है, तो आपको अब आगे से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। एग्जाम में कभी कभी ऐसा अगर आ गया तो आपको बहुत ही आसान होगा अगर आप इसको याद रखते हैं। ये Na को अगर 1 AMU के यूनिट से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा एग्जैक्टली 1 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे क्लियर, तो ये आपको अब याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये था मास ऑफ 1 मोल हाइड्रोजन एटम। सिमिलरली अगर हम मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम की बात करें या सोडियम एटम, कुछ भी सोडियम एटम या हीलियम एटम या ऑक्सीजन एटम किसी की भी बात करें, उसको हम ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, एक सिंगल हाइड्रोजन एटम का मास आया था 1 AMU। ठीक है, लेकिन एक मोल हाइड्रोजन एटम का मास आया 1 ग्राम। दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों में नंबर सेम ही है। आप देख लो, एक हाइड्रोजन एटम और एक मोल हाइड्रोजन एटम दोनों का नंबर सेम है। तो इसमें देख लो ये 1, हम इसको 1 और 1 आपको एक सेम दिख रहा है बट दोनों का यूनिट डिफरेंट है। अब आप सोच रहे होंगे इसी में ऐसा आता है या आगे भी ऐसा आता है, हर जगह ऐसे ही आएगा। अभी आप देख, हम नेक्स्ट हीलियम के लिए बात कर रहे हैं। चलो हीलियम पर सिमिलरली अगर हम हीलियम की बात करें तो मास ऑफ, या आपकी कोई भी ले सकते हैं, सोडियम ऑक्सीजन कुछ भी, मास ऑफ 1 हीलियम एटम। बताओ, पिछले लेक्चर में हमने देखा था सिंगल हीलियम एटम का मास कितना था, हाइड्रोजन का 4 टाइम्स, मतलब 4 AMU, राइट। ये था 4 AMU। 4 AMU का वैल्यू कितना आएगा, कैसे फाइंड करेंगे, 1 AMU का इतना है मास, तो 4 AMU का कितना, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, राइट। ये था एक हीलियम एटम का मास। अब अगर हम अगर हम 2 हीलियम एटम की मास की बात करें तो ये डबल हो जाएगा। ठीक है, तो मास ऑफ या 3 हीलियम एटम की बात करें तो ये ट्रिपल हो जाएगा, तो ये 3 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 4 AMU, 3 इंटू 4 इक्वल टू 12 AMU, राइट। लेकिन अगर हम 1 मोल हीलियम एटम की बात करें, 1 मोल हीलियम एटम, तो एक सिंगल हीलियम एटम का मास है कितना, 4 AMU। 2 हीलियम एटम का मास होगा 8 AMU। 3 हीलियम एटम का मास होगा ट्रिपल इसका। ऐसे ही अगर 1 डजन का पूछता, ठीक है, अब बार बार डजन हम नहीं आएंगे, अब आपको आइडिया आ गया होगा कैसे इसको सोचना है। तो 1 डजन अगर पूछता, 1 डजन हीलियम एटम, तो हम क्या करते, इसका 12 से मल्टीप्लाई करते, 12 टाइम्स। सिमिलरली
अगर आपको 1 मोल हीलियम एटम पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे? 1 मोल हीलियम एटम के लिए क्या करेंगे? 1 मोल में जो नंबर होता है कितना, Na 6.02 into 10⁻23, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा? 6.02 into 10⁻23। 1 मोल में इतने ही नंबर होते हैं, तो इतना इंटू 1 हीलियम एटम का मास। तो 1 हीलियम एटम कितना था? 4 mu, मतलब इतना। तो ये होगा 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये ग्राम में आएगा यूनिट। अब इसका वैल्यू कितना आएगा? तो हमने आपको पहले ही बताया, ये और ये यूनिट और ये Na का दोनों को मल्टीप्लाई करते तो आता है एग्जैक्टली 1। तो देखो यहां पर भी वही है, आपको ये Na और यहां पर आ गया 1 mu, ये यूनिट। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब आपको इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों जब 1 आ गया तो 1 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? सिंपल है, 4 ग्राम, राइट? तो ये तो बहुत आसान हो गया, ये 4 ग्राम आया। अब यहां पर भी देखिए आप, हाइड्रोजन के केस में 1 mu आया था सिंगल हाइड्रोजन का मास, और 1 मोल का आया था 1 ग्राम। दोनों में नंबर कॉमन था। ये हीलियम में भी ऐसा ही है, आप देख लो, एक सिंगल हीलियम एटम का मास आया था कितना? 4 mu, और 1 मोल हीलियम एटम का मास आया 4 ग्राम। दोनों में नंबर अभी भी कॉमन है। आपको अगर और भी एग्जांपल लेना है तो आप चेक कर सकते हैं, सोडियम ले, ऑक्सीजन ले, कुछ भी, सब में ऐसा ही रिलेशन आएगा। तो ऐसा क्यों आया? ये दोनों तो ठीक है, बट डिफरेंस क्या आया? पहले तो हम डिफरेंस बनाते हैं कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। नंबर सेम है बट यूनिट का डिफरेंस है। तो अगर आपको कोई पूछे 1 हाइड्रोजन एटम या 1 हीलियम एटम या 1 सोडियम एटम, उसका मास कितना है एक सिंगल एटम का, तो वो होगा, नंबर सेम होगा बट यूनिट होगा mu। लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछे 1 मोल का मास कितना है, तो नंबर सेम होगा लेकिन यूनिट होगा ग्राम। क्लियर? अब ये इसको हम थोड़ा सा एक एग्जांपल देते हैं जिससे कि आप कभी नहीं भूलेंगे इस चीज को, और ये आपके माइंड में एकदम फिट बैठ जाएगा। ठीक है? कोई कोई सोच रहा होगा ये एग्जैक्टली कैसे सेम हो गया, और इसीलिए कंफ्यूजन होता है आपको। एग्जाम में कभी कभी यूनिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये कंफ्यूजन हम दूर कर देते हैं। इसका बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल ले रहे हैं आपको। अगर आपको, जैसे मान लो आप, ये मार्कर है, अगर एक मार्कर का, ठीक है, या कुछ भी ले लो मार्कर, एक मार्कर का आपको प्राइस अगर आपको पता है तो 2 मार्कर का अपनी फाइंड कर सकते हैं, 3 मार्कर का फाइंड कर सकते हैं। तो एक मार्कर का हम मान लेते हैं, मान लो इसका प्राइस है 1 मार्कर का, ये 1 मार्कर का प्राइस है, मान लेते हैं हम कि ये है कुछ मान लो 3 पैसा। ठीक है? एक मार्कर का प्राइस है 3 पैसा। ठीक है? तो 100 मार्कर का कितना होगा? 100 मार्कर का प्राइस 100 into 3, 300 पैसा। अब एक बात बताओ, 300 पैसा मतलब कितने रुपीज? 3 रुपीज। ठीक है? तो एक मार्कर का प्राइस है, एक मार्कर का कितना? 3 पैसा, और ऐसे 100 मार्कर का प्राइस है 3 रुपीज। अब क्या करो, आप इसको भूल जाओ। देखो इसमें ये दोनों सेम ही तो था, 300 पैसा लिखो या 3 रुपीज लिखो, एक ही बात है। अब देखो एक मार्कर का प्राइस 3 पैसा और 100 मार्कर का प्राइस 3 रुपीज, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है और क्या क्या डिफरेंस है? इस बार भी दोनों का नंबर सेम ही है, लेकिन दोनों सेम नहीं है। क्लियर? क्यों नहीं सेम है? क्योंकि दोनों का यूनिट अलग है। ठीक है? अब उसमें से कौन सा छोटा यूनिट है? ये पैसा। ये आपको पता ही है कि 1 रुपये इक्वल टू कितना होता है? 100 पैसा। तो आपको ये पता है, ये छोटा है यूनिट,
यहां भी वैसा ही है, ये बहुत ही छोटा है 1 AMU, ये वैल्यू देख लो आप, बहुत ही छोटा है। और इसके कंपेयर में 1 ग्राम के कंपेयर में ये बहुत ही छोटा है। यहाँ भी वैसा ही है, 3 रुपीज के कंपेयर में 3 पैसा बहुत ही छोटा है। तो ये जैसा सिमिलरिटी यहाँ है वैसा ही सिमिलरिटी यहाँ है नंबर में, और जो डिफरेंस यहाँ यूनिट वाइज है वही डिफरेंस यहाँ यूनिट में। तो क्वेश्चन कैसे आता है आपको उस पर डिपेंड करता है आंसर। ऐसा नहीं कि एक मार्कर और 100 मार्कर दोनों का आप आंसर सेम ही दे रहे हैं, दोनों का आंसर नंबर में सेम है, बट दोनों सेम का रेट, दोनों का एक मार्कर का और 100 मार्कर का दोनों का रेट सेम कैसे हो सकता है? ठीक है, चलो तो अब हम मान के चल रहे हैं कि आपको यहां तक सब कुछ क्लियर है। चलो राइट डाउन करो जल्दी, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हम कुछ क्वेश्चन पर। अगर आपको पूछे मास ऑफ 2 मोल हीलियम एटम तो कितना आएगा? अभी अभी हमने देखा था मास ऑफ 1 मोल हीलियम एटम कितना आया था? 4 ग्राम। ग्राम था वो, एमयू नहीं, क्योंकि यहाँ मोल है। तो 2 मोल के लिए कितना आएगा? 2 × 4 मतलब 8 ग्राम, राइट। ऐसे ही अगर 3 मोल का पूछे तो 3 × 4 12 ग्राम। ठीक है, तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पर। अगर यहां तक आपको सब क्लियर है तो आगे आपको क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। तो फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो बच्चों। एक क्वेश्चन है, अगर आपको 28 ग्राम, कुछ भी मान लो, 28 ग्राम दिया हुआ है हीलियम एटम। कितना? 28 ग्राम। 28 ग्राम हीलियम एटम हैज ... मोल हीलियम एटम कितना होगा? ऑप्शन भी हम दे देते हैं, हालांकि आंसर बहुत ही आसान है, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी हम दे देते हैं। ये स्टार्टिंग है इसीलिए ये, तो ये कितना आंसर आएगा इसका? ऑप्शन हम दे रहे हैं, एक है 14, दूसरा है बी में 7, ये है 3.5, डी में है 28। ठीक है, बताओ जल्दी से, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिसका आंसर आ गया हम उसके लिए सेकंड क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार है 32 ग्राम हीलियम एटम। कितना? 32 ग्राम हीलियम एटम हैज ... हीलियम एटम्स। अब कोई सोच रहा होगा दोनों तो एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ऐसा आप सोच रहे होंगे। हम इसका भी ऑप्शन दे देते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए है 8, बी में है 8 Na, सी है 16 Na, डी है 16। चलो अब तक इसका आंसर आ गया होगा। बहुत ही सिंपल है, कैसे फाइंड करेंगे इसको? 28 ग्राम हीलियम एटम, पहले तो ये जान ले कि आंसर क्या है। इसका आंसर होगा बी। बी आया कैसे? 28 ग्राम हीलियम एटम में कितने मोल हीलियम है, ये क्वेश्चन है। अब मान लो आपके पास 28 ग्राम ही मान लो, 28 ग्राम है ये मार्कर, और क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन ऐसा है कि कितने 28 ग्राम मार्कर में कितने डजन मार्कर हैं, तो कैसे फाइंड करोगे? नहीं बता सकते, क्योंकि आपको पता नहीं है कि 1 डजन मार्कर का मास कितना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। ये मान लो 28 ग्राम है अगर मार्कर, और 1 डजन मार्कर का मास अगर आपको पता है, 1 डजन मार्कर का मास हम बता दिए हैं, मान लो कितना, मान लेते हैं 2 ग्राम है, कुछ भी मान लो। तो 1 डजन मार्कर का मास अगर 2 ग्राम है तो 28 ग्राम में कितने डजन होंगे? सिंपल है, 28 ग्राम में कितने डजन होंगे? तो 28 बाय कितना? 2, क्योंकि 1 डजन का मास है 2 ग्राम। तो ये, तो 1 डजन का मास 2 ग्राम है, तो 28 ग्राम में टोटल होगा 14 डजन। सिमिलरली यहां पर इसका आंसर हम इजीली वे में फाइंड कर सकते हैं। मार्कर के केस में हमने बताया आपको
कि 1 डजन का मास है 2 ग्राम, लेकिन यहां पर आपको कौन बताने जाएगा? तो यहां पर हमको पहले से पता है, बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मार्कर का नहीं पूछा हुआ है, या बनाना का नहीं पूछा हुआ है, या मैंगो का नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन किसका पूछा हुआ है? हीलियम का। तो 28 ग्राम हीलियम एटम में कितने मोल हीलियम एटम होंगे, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि 1 मोल हीलियम एटम में एक मोल हीलियम एटम का मास कितना होता है, ये अभी अभी हमने प्रूफ किया है। 1 मोल हीलियम एटम का मास कितना था? 4 ग्राम, राइट? तो 28 ग्राम में कितने होंगे? बहुत ही सिंपल है, कितना? 7 कैसे आएगा? 28/4, ये 7 आया। क्लियर? तो चलिए यहां तक आते हैं। 32 ग्राम हीलियम एटम है, डॉट डॉट हीलियम एटम्स। इसका आंसर क्या आया? पहले तो आंसर पर आते हैं हम। बहुत सारे बच्चे को आया होगा ये 8, जैसा इसमें ऐसे 28 में हमने डिवाइड किया 4 से, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने ऐसे भी कर दिया होगा 32/4 मतलब 8, बट आंसर ए नहीं है, आंसर इज बी। तो आप सोच रहे होंगे ये ऐसा कैसे हो गया? अब देखो लैंग्वेज पर, क्वेश्चन को थोड़ा समझो। 28 ग्राम और यहाँ 32 ग्राम, ये तो यहां तक तो सही है, यहां तक क्वेश्चन दोनों में कॉमन है, लेकिन यहां पूछ रहा है मोल और यहां पूछ रहा है नंबर। तो अगर डजन में पूछता और नंबर में पूछता तो दोनों का आंसर सेम नहीं आता। तो अब 32 ग्राम में कितने हीलियम हैं, तो कैसे सोल्व करेंगे? जैसे मार्कर की बात करें, 32 ग्राम ही मान लो, या 100 ग्राम। 100 ग्राम मार्कर में कितने मार्कर हैं, ये क्वेश्चन है। और आपको ये बता दिया गया कि 1 डजन मार्कर जो है का मास है मान लो 20 ग्राम। तो बताओ जल्दी से कितना आंसर आएगा? आपको दिया गया है कि भाई 100 ग्राम है मार्कर, और आपको ये बता दिया गया कि 1 डजन मार्कर जो है का मास है 20 ग्राम। तो बताओ 100 ग्राम में कितने मार्कर होंगे? तो सबसे पहले तो आप ये फाइंड करेंगे कि 100 ग्राम में कितने डजन मार्कर होंगे, बाद में हम निकाल सकते हैं टोटल कितना है। तो कितना होगा? 100/20, ये कितना आया? 5 क्या आया? डजन। तो 100 ग्राम मार्कर में 5 डजन मार्कर होगा। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि कितने डजन होंगे, क्वेश्चन पूछा है कितने मार्कर है। तो कितना आएगा? 5 × 12 मतलब 60। अब यही काम यहां करना है। आपको ये नहीं पूछा इस बार कि कितने मोल हीलियम एटम है, इस बार पूछा है कितने हीलियम एटम है, मतलब कितने नंबर है। जैसे यहां था टोटल नंबर कितना? 60, 5 नहीं, 5 डजन है और नंबर में 60। यहां भी हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहले कितने मोल हीलियम है ये तो फाइंड करें। तो कितना मोल होगा? जैसे वहां पर डजन हम पहले फाइंड किए हैं, उसके बाद आए हैं नंबर पर। तो पहले आपको क्या करना है? इसका डजन का भाई पहले मोल फाइंड करना है, उसके बाद उसमें 12 से मल्टीप्लाई किए, इसमें Na से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल, जैसा वहां कर रहे हैं वैसा यहां कर रहे हैं। तो 32 ग्राम में कितने मोल होंगे पहले वो निकाल लो। तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि 1 मोल का मास होता कितना है। अभी अभी हमने देखा है 1 मोल हीलियम का मास कितना? 4 ग्राम। तो 4 से डिवाइड करेंगे, ये कितना आएगा? 8 क्या आया? ये मोल आया। तो ये 8 मोल आया, ये तो आया n का वैल्यू, लेकिन हमको नंबर पूछ रहा है। तो ये कितना आ जाएगा? 8 × Na, ये आएगा नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। हीलियम एटम्स आएगा 8 Na। ठीक है, चलो इसको राइट डाउन करो जल्दी से पॉज करके, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टर्म है मोलर मास। अभी हम इसको मिटाएंगे नहीं, क्योंकि आगे हम पढ़ाने वाले हैं मोल का फॉर्मूला।
तो मोल के फॉर्मूला से पहले एक टर्म है अभी मोलर मास, अभी तक हमने उसको डिफाइन नहीं किया था, अभी हम डिफाइन करेंगे। और आपको यहां तक अगर क्लियर है तो आगे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। धीरे धीरे हम डिफिकल्टी लेवल अब बढ़ाएंगे। नेक्स्ट टर्म इज मोलर मास। मोलर मास क्या है? नाम से ही क्लियर है, मोलर मास मतलब मोल का मास। कितने मोल का मास? कुछ नहीं दिया, मतलब 1 मोल का मास। फिर से वैसा ही, आप अगर आपको ये समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो जैसे ऐसा पूछता मोलर मास की जगह डजन मास होता, तो डजन मास अगर वर्ड आता तो क्या आप सोचते 1 डजन का मास। अब 1 डजन क्या, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे यहाँ भी 1 मोलर मास का मतलब है 1 मोल का मास। 1 मोल क्या है? कुछ भी, एनी सब्सटेंस। तो कोई भी एक सब्सटेंस, कोई भी हम ले, उस एक किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का मास होगा उसका मोलर मास, ठीक है। और इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें? वो मास किसमें होना चाहिए? ग्राम में, ठीक है। तो इसका फटाफट डिफिनेशन लिख लो। द मास ऑफ, क्या होगा? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है सब्सटेंस, ठीक है। द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास, राइट। तो 1 मोल के मास को हम लोग बोलेंगे मोलर मास। इसका यूनिट, हाँ, यूनिट क्या होगा? इसको हम लोग एक्सप्रेस करते हैं किसमें? ग्राम पर मोल में। क्योंकि ये 1 मोल का मास है तो इसका यूनिट है, ओनली ग्राम नहीं लिखना है, ये ध्यान देना है। इसका यूनिट होगा ग्राम पर मोल। ये पर मोल क्यों आया? ये पर मोल क्यों आया? क्योंकि ये 1 मोल का मास है, ठीक है। जैसे डजन के केस में, अगर हम प्राइस, अगर हम जैसे बनाना के लिए अगर हम प्राइस की बात करें तो बनाना का प्राइस मान लो 40 रुपीज है, तो आप 40 रुपीज 1 डजन का, तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं? 40 रुपीज पर डजन। ऐसे ही है, ये 1 मोल का मास है तो इसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे ग्राम पर मोल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला पर कि मोल डायरेक्टली हम कैसे फाइंड करें। एग्जाम में सिंपल फॉर्मूला से हम फाइंड कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला कैसे आया हम उस पर भी आते हैं। पहले यहाँ तक हम मान के चलते हैं आपको कि क्लियर है, यहाँ तक अब लिख लिए होंगे, तो हम इसको मिटा रहे हैं, इस क्वेश्चन को रख रहे हैं, क्योंकि इससे आपको अभी नेक्स्ट जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करने में थोड़ा इजी जाएगा। चलिए, मेथड टू कैलकुलेट मोल। मेथड टू कैलकुलेट मोल। मोल को कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या मेथड है? तो डायरेक्टली फॉर्मूला की बात करें तो पहले इसमें इसके 3 मेथड है, हम 1 बाय 1 आते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, नंबर अगर दिया है तो कैसे फाइंड करेंगे? जैसे मोल की जगह डजन पूछता है, अगर आपको नंबर में दिया है डजन, जैसे 60 अगर है कुछ भी, तो कितने डजन होंगे? 5। कैसे आया? 60/12, यही ना होगा। 60 अगर है नंबर तो 5 डजन होगा। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे? अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है तो मोल कैसे निकालें? मोल निकालने का फॉर्मूला सिंपल, मोल इक्वल टू क्या होगा? जैसे डजन के लिए अगर आपको नंबर दिया है, ठीक है, अगर नंबर दिया है, अगर आपको 24 है नंबर तो कितने डजन होंगे? 24/12, तो 2 आएगा। तो क्या करेंगे? हम 12 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया है तो आप मोल कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स को Na से डिवाइड करके, जैसे उसमें 12 से डिवाइड करते थे डजन निकालने के लिए, तो ऐसे ही यहां क्या करेंगे? Na से मतलब एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, यही करेंगे।
तो ये फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट को याद भी होगा पहले से, ये 9th-10th में भी है। अभी अब ये कैसे आया, हम मान के चल रहे हैं आपको सब समझ में आ गया। अगर आप भूल भी गए तो आप इसको सोच सकते हैं कि डजन कैसे हम फाइंड करते हैं, उसी उसी जैसे हम डजन फाइंड करते हैं उसी स्टाइल में हम इसको सोचेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को वहां पर हम 12 से डिवाइड करते थे डजन फाइंड करने के लिए, यहाँ 12 से नहीं, उसका भाई एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड करेंगे। क्लियर? चलिए आते हैं अब नेक्स्ट सेकंड पर। सेकंड आप सोच रहे होंगे इसको हम क्यों नहीं मिटा रहे हैं, तो अभी जो सेकंड फॉर्मूला है वो इसी पर बेस्ड है। इसमें क्या है, आपको यहां भी देखो, आप मोल फाइंड करना है, लेकिन इस बार नंबर नहीं दिया है। अगर नंबर देता तो बहुत आसान काम था, डायरेक्ट Na से डिवाइड कर देते, जैसे डजन के लिए 12 से डिवाइड करते हैं। लेकिन ये मास दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे फाइंड किए अभी देखें आप। अगर मास दिया हुआ है तो हम कैसे 7 कैसे आया है, 4 से डिवाइड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये 4 से क्यों डिवाइड किया, तो ये सब हम बता दिए हैं, क्योंकि 4 क्या था, 1 मोल का मास था, यही था ना। और अभी हमने टर्म डिफाइन किया है, क्या, मोलर मास। तो 1 मोल के मास को हम लोग बोलते हैं मोलर मास। तो ये 4 जो है ये हीलियम का मोलर मास है। ऐसे ही सोडियम का मोलर मास कितना, 23 ग्राम पर मोल। तो अगर आपको मोलर मास पता है तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे डजन के केस में आपको ये हम पूछे थे कि या मान लो अभी हम पूछ रहे हैं कि 60 ग्राम में कितने डजन होंगे, तो आपको इसके लिए 1 डजन के मास से डिवाइड करना है। 1 डजन का मास मान लो कुछ भी है, 10 ग्राम है, तो कितने डजन होंगे, तो आप 10 से डिवाइड कर देंगे 60 को, 6 डजन होगा। ऐसे ही यहाँ भी 28 ग्राम में कितने मोल थे, तो हमने डिवाइड किया था 1 मोल के मास से, और इसी का नाम तो है मोलर मास। तो हम यहां से एक फॉर्मूला यहां से जनरेट होता है। तो ये कब होगा, ये फॉर्मूला कब अप्लाई करेंगे, जब आपको मास दिया हुआ है। अगर सीधा सीधा नंबर दिया हुआ है, जैसे 60 बनाना है, तो वहां पर 10, वहां पर क्या करें, पूछेगा कि कितने बनाना है, तो इस बार 10 से नहीं डिवाइड कर देना है। 60 बनाना है तो सीधा 12 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 5। लेकिन अगर 60 ग्राम बनाना है तब 12 से डिवाइड नहीं करेंगे, तब किससे डिवाइड करेंगे, 1 डजन में कितने ग्राम होते हैं, 1 डजन का मास कितना है उससे डिवाइड करेंगे। यहां भी वही डिफरेंस है। तो चलो, बाय गिवन मास, ठीक है। अगर आपको मास दिया हुआ है तो कैसे फाइंड करोगे, जैसा यहां की है, तो क्या करेंगे, मोल इक्वल टू, अब आपको याद हो गया होगा, हम आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला फर्स्ट लेक्चर में नहीं बताए, मोस्टली टीचर्स यहीं से स्टार्ट करेंगे, आपको ये फॉर्मूला दे देंगे, बट ये कैसे आया, ये सब चीज आपको हम बता दिए हैं, जिससे आप आगे कभी अब भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। और हमने इसको बहुत ही सिंपल वे में एक्सप्लेन कर दिया है, जिससे कि आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल हो गया है। अब आगे जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजी वे में हैंडल कर सकते हैं। हम अभी क्वेश्चन पर भी आएंगे। मोल इक्वल टू क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोल इक्वल टू होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, या इसी को हम लोग W/m से भी डिनोट करते हैं। N इक्वल टू W मतलब गिवन मास, M मतलब है मोलर मास के लिए, ठीक है। अब एक और अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसको मिटाया क्यों नहीं था, क्योंकि ये और ये हमको ये समझाने के लिए ये एग्जाम्पल से इसको लिंक करना था, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है। अब हम लोग आते हैं इसके थर्ड मेथड क्या है, ये 2 तो हो गया। थर्ड मेथड है, अगर आपको किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है तो आप मोल कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। थर्ड में अगर आपको गैस का वॉल्यूम दिया है बाय गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस,
एट STP। अगर आपको गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है और STP मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये टर्म आपके लिए नया है। अभी तक आपको हमने कोई फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोला था, ठीक है, ये इसको याद रखना है और अगर भूल जाए तो हम सोच सकते हैं। तो अभी हम सब स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, बस ये आपके लिए कंप्लीटली न्यू है, ठीक है। तो इसको आप अभी फिलहाल डाइजेस्ट करो, बाद में हम उस पर भी आएंगे कि ये कैसे आता है, कहां से आता है। तो ये मोल इक्वल टू है इसके लिए, कब? गैस के लिए। अगर गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये है वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP अपॉन 22.4। अब फिर से एक नया नंबर आ गया आपके लिए 22.4। तो हमने पहले ही बोल दिया है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये सब चीज ये कैसे आया, कहां से आया, इसके लिए हम आगे आएंगे और ये प्रूफ करेंगे 22.4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसके लिए आपको स्टेट्स ऑफ मैटर तक वेट करना पड़ेगा, तब तक आप थोड़ा इसको डाइजेस्ट करो। तो इसको बस आप याद रख लो। अब आप सोच रहे होंगे ये हम यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो, अगर वहां पर हमको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें कभी कभी क्या होता है, इस चैप्टर में मोल कंसेप्ट में आपको गैस का वॉल्यूम STP पर दिया रहेगा और आपको मोल पूछ देगा। तो फिर आप बोलेंगे कि मोल के फॉर्मूला में तो यह है ही नहीं, इसीलिए इसको हमने बस ये फॉर्मूला लिख दिया है, जिससे कि आप अभी फिलहाल मोल के क्वेश्चन सोल्व कर ले, ठीक है। अब ये टर्म STP जो आया था, तो हम इसको बताते हैं कि STP है क्या। STP इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ये कितना होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, इसको ये लेते हैं हम लोग 0 डिग्री और ये लेते हैं 1 ATM। अब आप सोच रहे होंगे ये ATM, ये एक नया आपके लिए नया वर्ड है। तो ये बैंक ATM नहीं है, ये ATM क्या है, ये है प्रेशर का यूनिट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको ये सब चीज अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही बोल दिया है। ये सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ, स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। चलो अब हम अभी तीनों जो फॉर्मूला पढ़े हैं उसको हम समराइज कर देते हैं, एक जगह लिख देते हैं, जिससे कि आपको क्वेश्चन आगे जो आएगा उसमें इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान हो जाए, ठीक। चलो ये फॉर्मूला जो अभी हमने बताया, तीनों फॉर्मूला मोल का हमने एक ही जगह समराइज कर दिया तीनों को। लास्ट थर्ड फॉर्मूला में हमने बताया था कि अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है गैस का STP, तो उससे कैसे मोल फाइंड करेंगे, क्या करना था, 22.4 से डिवाइड करना था। और एक चीज हम वहां पर बताना भूल गए थे, आप वहां पर लिख लो कि वॉल्यूम ऑफ गैस STP पर होना चाहिए लीटर में, ठीक है। चलो अगर आपको मोल से पार्टिकल्स पूछ रहा है, हमने फॉर्मूला में देखा था कि पार्टिकल्स आपको गिवन है तो मोल कैसे फाइंड करेंगे, या मास गिवन है तो मोल कैसे फाइंड करेंगे, या अगर गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है तो मोल कैसे फाइंड करेंगे। लेकिन उल्टा क्वेश्चन पूछते, मोल ही दिया है और पार्टिकल्स पूछ रहा है। जैसे अगर आपको 60 बनाना है तो कितने डजन होंगे, 5। उल्टा क्वेश्चन पूछ दे, 5 डजन है बनाना तो कितने बनाना है, तो 60। तो आपको क्या करना है, एक बार डिवाइड करके आप डजन निकाले हैं तो वापस नंबर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे यहां पर मोल निकालने के लिए कर रहे हैं, क्या मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, पार्टिकल्स अपॉन Na, यही था ना। जैसे 60 में कितने डजन होंगे, तो 60/12, ये आया 5। लेकिन क्वेश्चन पूछ दिया अगर कि आपको डजन ही दिया हुआ है, ये 5 डजन है, ठीक है। क्वेश्चन है अगर आपको डजन दिया है तो कितने नंबर होंगे, तो क्या करेंगे, 5 × 12 = 60। ऐसे ही अगर आपको मोल ही दे दिया, एग्जाम में कोई जरूरी तो नहीं है हमेशा आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे,
और पूछे मोल, ऐसा भी हो सकता है मोल ही दिया हुआ है, तो मोल से पार्टिकल्स में कैसे जाएंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ इस दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो पार्टिकल्स से अगर आपको मोल पर आना था तो फर्स्ट फॉर्मूला था Na से डिवाइड करके, लेकिन अगर उल्टा जाना है यहाँ से यहाँ तो मल्टीप्लाई करेंगे Na से। सिमिलरली अगर आपको गिवन मास है और मोल पर आना है तो क्या था, मोलर मास से डिवाइड करके। उल्टा जाना है, अगर आपको रिवर्स जाना है तो मोल से अगर मास में जाना है तो मोलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां भी वैसा ही है, अगर आपको मोल फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ गैस से तो 22.4 से डिवाइड कर रहे थे। अगर आपको रिवर्स जाना है मोल से वॉल्यूम पर तो 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बहुत ही सिंपल है। हमने अब इसको देख हमने क्यों लिखा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा अब इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, चलो राइट डाउन करो जल्दी से इसको। अब हम इसके बाद आएंगे आइडियल गैस इक्वेशन पर। यहां तक क्लियर है। अब यहां से मोल के फॉर्मूला हो गए। अब आपको जो डर था मोल से रिलेटेड, हम मान के चल रहे हैं सब खत्म हो गया होगा, मोल सब समझ में आ गया होगा। तो मोल डिफिकल्ट दिखता है, बट ये लेक्चर के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि मोल बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर आप डजन फाइंड कर सकते हैं जो बहुत ही आसान है तो आप मोल भी फाइंड कर सकते हैं, और दोनों एक तरह से काफी हद तक सिमिलर है, दोनों एक ही जैसा है। चलिए आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये फिर से एक नया टर्म है आपके लिए। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, जितना भी हम लोग एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आया गैस से रिलेटेड तो हम लोग मान के चलेंगे ये कौन सा गैस है, जब तक कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम मान के चलेंगे ये आइडियल गैस है। ठीक है, इसके बारे में हम फिर से बता रहे हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम कहां पर, स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो आपको अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, इसको भी अभी याद रखना है। फिलहाल हम वहां पर इसको भी प्रूफ करेंगे, अभी आपको बस याद रखना है। ये है PV इक्वल टू NRT। क्या है, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT, इसको आपको याद रखना है, ये याद रहना ही चाहिए। अब इसमें आप सोच रहे होंगे ये P क्या है, V क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है। N के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया था, अभी ये चैप्टर ही है मोल कंसेप्ट, तो ये N मोल को ही डिनोट कर रहा होगा। ठीक है, T डिनोट करता है टेम्परेचर को, R कांस्टेंट है जिसको हम लोग गैस कांस्टेंट बोलते हैं, P और V, P है प्रेशर, प्रेशर किसका, गैस का, क्योंकि ये इक्वेशन ही है गैस का। वॉल्यूम किसका, गैस का। तो हम अभी लिख दे रहे हैं इसको कि P मतलब क्या है, आप इसको हमारे साथ साथ आप नोटबुक पर इसको राइट डाउन करो। तो P इक्वल टू प्रेशर, V मीन्स वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका, गैस का, हम गैस के बारे में पढ़ रहे हैं तो गैस का ही होगा ना। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। R क्या है, R है गैस कांस्टेंट। ठीक है, T क्या है, T है टेम्परेचर। ठीक है, और ये टेम्परेचर किस में लेना है, यहां पर एक चीज हम बता दें, ये प्रेशर लेना है आपको ATM में, वॉल्यूम लेना है लीटर में, और टेम्परेचर T ये लेना है केल्विन में। ठीक है, तो अब हम इसके यूनिट पर 1 बाय 1 आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रेशर का यूनिट, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट क्या है तो हमने बता दिया है, ये ATM है। तो अब एग्जाम में जरूरी तो नहीं है कि आपको प्रेशर ATM में ही दिया हो। प्रेशर अगर ATM में नहीं दिया तो आपको क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेशर को ATM में, जो भी यूनिट आपको दिया है।
उसके बाद आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 1 ATM, इसके लिए ये भी जानना जरूरी है कि फिर 1 ATM का बाकी जो यूनिट है उससे क्या रिलेशन है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1 ATM इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ HG। फिर आपके लिए एक नया टर्म है, ये सब किधर से आया? तो मैंने पहले ही बोल दिया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी बस आपको अभी फिलहाल इस चैप्टर तक आप इसको डाइजेस्ट करो। ये HG ही क्यों लिए, ये सब भी क्वेश्चन है ऑब्वियसली, और 76 सेंटीमीटर ही क्यों लिए, तो ये सबका आंसर आपको मिलेगा, आपको थोड़ा डाइजेस्ट करना है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना mm? अब अगर सेंटीमीटर में नहीं mm में अगर दिया है तो इसको हम mm में कितना लिख सकते हैं? 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm, तो 76 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होगा? 760 mm ऑफ HG। ठीक है, कभी इसी को हम लोग बोलते हैं 1 mm को टॉर, तो ये हो जाएगा जितना mm उतना ही टॉर, तो ये होगा 760 टॉर। ठीक है, कभी कभी आपको पास्कल में भी दिया जा सकता है यूनिट, तो ये होता है 1 इंटू, ये अप्रॉक्स वैल्यू है, कभी कभी आप पास्कल में दिया रहता है यूनिट, तो ये है 1 इक्वल इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, और ये है ऑलमोस्ट 1 बार के इक्वल। एग्जैक्ट नहीं, हम इसके बारे में फिर आएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर पर। तो ये हो गया आपका प्रेशर का यूनिट। अब वॉल्यूम की बात करें, अभी अभी हमने बताया कि वॉल्यूम हम लोग किस में लेना है? लीटर में। तो प्रेशर का हो गया, अब नेक्स्ट इज वॉल्यूम। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम बताओ जल्दी से, 1 लीटर में कितने DM क्यूब होता है? अगर आपको याद हो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 DM क्यूब। ठीक है, इसमें आइडियल गैस इक्वेशन में हमने बता दिया है कि आपको लेना है PV इक्वल टू nRT। जब अप्लाई करेंगे तो उस फॉर्मूला में वॉल्यूम लीटर में लेना है। अब एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको लीटर में दिया हुआ रहे, दूसरे यूनिट में अगर दिया है तो उसको हम कैसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर इक्वल टू होता है 1 DM क्यूब। अब अगर हम ये पूछें कि कितने 1 DM में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, आपको ये चीज आना चाहिए कि 1 DM इक्वल टू होता है 10 सेंटीमीटर, और ये क्यूब है तो 10 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना होगा? 1000 cm क्यूब। ये होगा 10 टू द पावर 3 cm क्यूब, मतलब 1000 cm क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को हम लोग क्यूबिक सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को हम लोग CC से इंडिकेट करते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 1 CC इज इक्वल टू 1 ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है 1 ml के बराबर, तो हम इसको ml में भी लिख सकते हैं। और ये तो पता ही अपने को 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। ठीक है, तो आपको कोई भी यूनिट दे सकता है, आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? और ये चीज हाँ आपको याद रखना चाहिए कि DM से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आपको ऑर्डर अगर याद है तो कोई भी यूनिट में दे आप हैंडल कर सकते हैं। ऑर्डर क्या था आपको अगर बचपन में पढ़े होंगे, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ये चीज आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चंस जो है आपको सब आते रहते हैं, बस एक यूनिट के कारण से आपका क्वेश्चन नहीं बनता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन आ रहा है बट सिर्फ यूनिट के कारण से आपका रॉन्ग हो रहा है या नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना चाहिए। क्या था ऑर्डर? मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। चलो, अभी ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ वॉल्यूम।
अब आते हैं हम लोग यूनिट ऑफ टेम्परेचर की बात करते हैं। अगर आपको केल्विन में नहीं दिया हो, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है अगर सेल्सियस में, तो ये इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिग्री सी ये होता है केल्विन इक्वल टू डिग्री सी प्लस 273। तो ये बहुत ही आसान है। आपको अगर आपको केल्विन में नहीं दिया है, सेल्सियस में दिया है, तो 273 ऐड कर दो, डायरेक्ट आ जाएगा केल्विन। जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं, अगर मान लो आपको पूछ दे, बताओ 0 डिग्री सी इक्वल टू कितना केल्विन, या 27 डिग्री सी इक्वल टू कितना केल्विन। ये दोनों बहुत ही कॉमन है, आपको एग्जाम में बार बार आएगा। तो 0 डिग्री सी कितना होगा, 0 प्लस 273 कितना, बोलो जल्दी, 273 केल्विन। बहुत ही आसान है। ये कितना होगा, 27 प्लस 273 कितना, ये होगा 300 केल्विन। क्लियर है, यहां तक तो कोई टेंशन नहीं है। ये हो गया हमारा यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब कौन सा बच गया, अब बच गया यूनिट ऑफ आर। आर तो इसको जल्दी से पॉज करके लिखो, फिर हम आते हैं हम यूनिट ऑफ आर पर। ठीक है, चलो यूनिट ऑफ आर। आर का यूनिट क्या होता है, तो फिजिक्स में अगर आपने पहला चैप्टर में यूनिट एंड डायमेंशन आपने अगर पढ़ा है, तो आप वहां से आर का यूनिट फाइंड कर सकते हैं। कैसे, PV इक्वल टू NRT। कभी कभी फिजिक्स में भी ये क्वेश्चन आ जाता है, इसमें से कोई टर्म को, या और भी दूसरे भी, उसमें कोई टर्म का आपको पूछ रहा है जो इक्वेशन केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ये फिजिक्स में भी आपको आ सकता है। तो आर का अगर यूनिट पूछे, तो अगर आर का यूनिट पूछे तो आर इक्वल टू क्या होगा, आर इक्वल टू होगा, इसको इधर ले जाओ, PV अपॉन NT। तो यूनिट अब क्या आएगा इसका यूनिट आएगा कितना, जल्दी बोलो। देखो प्रेशर का यूनिट क्या है, अभी हमने पढ़ा है, प्रेशर का यूनिट है ATM, राइट। वॉल्यूम का यूनिट क्या है, वॉल्यूम का यूनिट है लीटर, तो ये हो गया लीटर। N क्या है, मोल, तो ये हो जाएगा मोल इनवर्स, ये नीचे है ना। और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, तो केल्विन इनवर्स। तो ये यूनिट है आर का। ठीक है, अब कभी कभी एग्जाम में आपको यूनिट डिफरेंट भी रहता है दिया हुआ, तो हम ये इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे PV इक्वल टू NRT, उसमें कौन सा यूनिट लेंगे, हालांकि इसके बारे में फिर हम आएंगे कहाँ, फिर से बता रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर पर, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये इक्वेशन क्या था, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT। तो ऑब्वियसली हम गैस के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां पर ये पढ़ना ही है हमको। चलो, तो अब यूनिट ऑफ आर की बात करें अगर, तो इस इक्वेशन में आपको आर का वैल्यू क्या लेना है, आपको आर का वैल्यू लेना है 0.082 ATM लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, इसके और भी यूनिट है, तो वो भी हम लिख दे रहा हूं आपको। अगर आपको यूनिट अगर इसमें नहीं दिया है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ATM लीटर की जगह अगर आपको जूल दे दिया, ठीक है, तो ये वैल्यू होगा 8.314, अप्रोक्स वैल्यू है 8.3, आपको ले लेना है। मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, एक दूसरा यूनिट आ गया। अगर आपको कैलोरी में दिया हुआ है तो हम वो भी लिख दे रहे हैं, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आर के इतने सारे वैल्यू है, यूनिट अलग अलग है, लेकिन सब में आप देखिए ये कॉमन है, मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। बस ये जो PV टर्म है वो चेंज हो रहा है। तो आप देखेंगे ये जो टर्म है, इसके बाद यहां पर हम जो है आया है ये जूल, ये ऐसा यूनिट है। अब ये जो जूल में आया है यहां पर कैलोरी, तो हमको पता है ये सब जो यूनिट है ये सब ये आता है एनर्जी के लिए,
वर्क के लिए। अगर आपको इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो इससे अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा 100 से अगर मल्टीप्लाई किया तो 100 से मल्टीप्लाई अगर कर दिए तो ये वैल्यू थोड़ा सा कम पड़ेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 8.2, थोड़ा सा कम पड़ेगा। अगर 101 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो एग्जैक्ट आ जाता है। तो इसको आप नोट करके लिख लें। 1 जूल इक्वल टू कितने एटीएम लीटर होता है? तो 1 जूल इक्वल टू होगा 1 जूल इक्वल टू 101 एटीएम लीटर, 1 जूल इक्वल टू। और एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं ये तो आपको याद होगा। 1 कैलोरी इक्वल टू 4. ये अप्रॉक्स वैल्यू हम लिख रहे हैं 4.18 जूल, ये सब आपको पता है। तो वहां से आप देख रहे हैं ये 2 कैलोरी में कितना आएगा? 1 कैलोरी इतना जूल, तो 2 कैलोरी इसका डबल अप्रॉक्स आ गया। क्लियर? तो यहां तक हम मान के चल रहे हैं आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम आते हैं होमवर्क पर। चलो जल्दी से इसको पॉज करके लिख लो। अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको सारे क्वेश्चंस, अगर आप अभी तक समझ में आ गया है तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, आपको दिया है मास ऑफ वाटर इज 9 ग्राम। फाइंड में है ए नंबर ऑफ मोल्स, बी में है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको वाटर का मास दिया हुआ है कितना? 9 ग्राम। तो पूछ रहा है आपको, पहला में है नंबर ऑफ मोल्स, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सी में है नंबर ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स की बात कर रहे हैं, और लास्ट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका आंसर देखेंगे, फिर डिस्कस करेंगे। जिसको आंसर आ गया वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकता है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3। तब तक के लिए गुड बाय।